मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, इस 2022 के मकर संक्रांति के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि आप लोगों का जो है पूरा वर्ष बहुत ही शुभ हो। और आज इसी क्रम में, आज इतिहास के क्रम में, आज गुप्त साम्राज्य हम शुरू कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य में पहले जान लें कि गुप्त साम्राज्य से पहले मौर्य साम्राज्य के बाद एक विकेंद्रीकरण जैसी स्थिति बन गई थी। भारत का पूरा शासन एक सूत्र में नहीं बंधा था। मौर्य साम्राज्य के बाद छोटे छोटे शासकों में बटा हुआ था। हालांकि कुछ हद तक कुषाण और शक ये एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, लेकिन पूरे भारत को एक साम्राज्य, एक शासन सूत्र में बांधने में असफल रहे। तो बाद में ये तीसरी शताब्दी में हम देखते हैं कि पश्चिम में नाग शक्ति का उदय होता है और दक्षिण में वाकाटक शक्ति का उदय होता है और पूर्व में गुप्त जो है शक्ति का उदय होता है। हालांकि गुप्त शक्ति का उदय के क्या कारण थे और उदय में कौन लोग थे, इसका बहुत स्पष्ट वो नहीं मिला है। कई विद्वानों ने, जैसे के.पी. जायसवाल शूद्र या कई जो है अपना अपना मत दिए हैं। अभी हम दिखाएंगे कि कौन क्या कहा है, लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है वहाँ से गुप्त साम्राज्य की एक वंशावली मिलती है। और साथ ही साथ जो भीतरी अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से भी हमको मिलता है और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, इनके अभिलेखों के द्वारा भी हमको ये गुप्त वंशावली का हमको जो है वंशावली का पता चलता है, जिसमें गुप्त शासकों में सबसे पहले श्री गुप्त नामक व्यक्ति का नाम मिलता है। और उसके बाद हम घटोत्कच, उसका जो वंशज उसका पुत्र होता है, घटोत्कच होता है। और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा शासक है जो कि गुप्त वंशावली का प्रथम जो है शासक माना जाता है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके से और कुछ नाटकों के द्वारा भी हमको इनके जो है बारे में पता चलता है। तो जैसे चंद्रगोविंद का जो व्याकरण है या जो है वज्जिका का कीर्ति कौमुदी जो है नाटक है, इसके द्वारा भी हमको पता चलता है गुप्त वंशावली का। तो आज हम थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास को देखेंगे और लिखेंगे कि राजनीतिक इतिहास को फिर हम घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम लिखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र ही समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त का पुत्र जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो उसके बाद हम उसका इतिहास अगले 2-3 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो आज हम देखेंगे मौर्योत्तर के बाद जो शक कुषाण हम पढ़ा चुके हैं, सातवाहन पढ़ा चुके हैं, और ये जो शून्यता की स्थिति थी जो एक शासन सूत्र में नहीं बंधे थे, गुप्त साम्राज्य के आने के बाद एक शासन सूत्र में बंध गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, वो चाहे वो कोई भी भर्ती हो, PCS IAS या छोटे कंपटीशन जैसे लेखपाल या पुलिस भर्ती, इस तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन भागों से क्या क्या हमको मिलता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे सर्वप्रथम पश्चिम में नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक, दक्कन में वाकाटक तथा पूर्वी भारत में या पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में गुप्त वंश के उदित होने का प्रमाण मिलता है। उदित होने
का प्रमाण मिलता है या उदित हुए, इस तरीके से लिख लें। फिर यहाँ पे हम दूसरा फैक्ट देख लेते हैं। वज्जिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी द्वारा वज्जिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी नामक नाटक में मलेच्छ तथा चंडसेन, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर कहा गया है, कारस्कर कहा गया है। ये इसमें दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहला चंद्रगुप्त चंडसेन के नाम से चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है, और जिसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे चंडसेन चंद्रगुप्त प्रथम और कारस्कर किसमें कहा गया है, तो ये वज्जिका द्वारा कीर्ति कौमुदी में कहा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर आगे हम देखते हैं कि चंद्रगोविंद का जो नाटक है उसमें भी हम देख लेते हैं। चंद्रगोविंद के नाटक में इनको गुप्तों को जाट कहा गया है। तो हम देख लेते हैं चंद्रगोविंद के व्याकरण नामक ग्रंथ में गुप्तों को जट अथवा जाट कहा गया है, जट अथवा जाट कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे कि गुप्त वंशावली का जो परिचय देते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुमारगुप्त का जो अभिलेख है, बिलसड़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, तथा कुमारगुप्त के बिलसड़, ये सब के द्वारा हमको पता चलता है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। गुप्त वंशावली का परिचय देने के लिए हमारे पास अनेक अभिलेख हैं, जिसमें प्रमुख है स्कंदगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, तथा ये प्रशस्ति फिर लिखते हैं कुमार गुप्त का बिलसड़ अभिलेख,
कुमारगुप्त का विशद अभिलेख या लेख और स्कंद गुप्त का भीतरी स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। इसके द्वारा हमको गुप्त वंशावलियों का पता चलता है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ये हमको आगे भी मिलेगा जब हम समुद्रगुप्त का अलग से पढ़ेंगे। कुमारगुप्त का विलसण अभिलेख ये हमको मिलेगा, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ये अलग अलग भी स्तंभ मिलाने को भी आ जाता है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ भी हमको देखने में, जब हम राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये फैक्ट मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आगे हम देखते हैं कि इन अभिलेखों के साक्ष्य से, इस अभिलेखों के साक्ष्य से हमको ये भी पता चलता है कि जो श्री गुप्त नाम का व्यक्ति था वो सबसे पहला शासक था। इन अभिलेखों के द्वारा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इन अभिलेखों या इन अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर इन अभिलेखों साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त था, और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था, तथा इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें श्रीगुप्त और घटोत्कच का नाम आया। तो श्रीगुप्त सबसे पहला आदि पुरुष था, फिर घटोत्कच आता है, और घटोत्कच के बाद हम गुप्त वंशावली में पहला शासक जो देखते हैं वह चंद्रगुप्त प्रथम के रूप में देखते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम, और महाराजाधिराज की उपाधि जिसने धारण की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना मित्रों जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल, कुछ हम राजनीतिक इतिहास का फैक्चुअल जानकारी लेते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम यह 319 ईस्वी से
335 ईस्वी तक शासन किया। इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे या अगले फैक्ट में हम लिख लेते हैं। इसे गुप्त संवत, जिसे गुप्त संवत कहते हैं, या इतिहास में एक नए संवत, इसे लिख लेते हैं इतिहास में एक नए संवत, एक नए संवत गुप्त संवत। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, गुप्त संवत चलाने का श्रेय है, चलाने का श्रेय दिया जाता है। एक प्रश्न और आता है, इससे पहले जो शक संवत था, जो 78 ईस्वी का शक संवत था, और 319 का जो ये संवत है, इसमें कितना अंतर है? तो ये भी हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है चूँकि पेपर में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 241 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि गुप्त संवत 319, 320 ईस्वी तथा शक संवत 78 ईस्वी के बीच 241 वर्षों का अंतर है। यह अंतर था या है। इसी चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों के द्वारा जानकारी होता है कि चंद्रगुप्त लच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये कुमारदेवी से लच्छव राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह हुआ था, और इसी कुमारदेवी का पुत्र समुद्रगुप्ता। तो हम इसको लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मुद्रा साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया था। ये लच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, जिससे उसे साम्राज्य का विस्तार करने में भी बहुत सहायता मिली थी।
और समुद्रगुप्त जब वो पूरे साम्राज्य का विस्तार कर रहा था उत्तर और दक्षिण में, तो भी ये बहुत ही सहायता मिली थी इससे। फिर आगे हम फैक्ट देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम रजत सिक्का का जो है प्रचलन करवाया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी फैक्ट है, तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं चंद्रगुप्त ने ही चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम रजत सिक्का, रजत मुद्रा, रजत ये चांदी का होता था, मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश की साम्राज्य की प्रतिष्ठा रखी सबसे पहले। फिर इसने एक नए संवत गुप्त संवत के चलाने का श्रेय भी है इसको, और फिर यह गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर भी है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाएगा, और अगर सबसे पुराना श्रीगुप्त माना जाएगा, और उसका पुत्र घटोत्कच माना जाएगा। और बुद्ध राष्ट्रों द्वारा स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त, ये भी प्रश्न आया है कि चंद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था, तो कुमार देवी। इसी कुमार देवी से लिच्छवी कुमार देवी से ही समुद्रगुप्त जो है इसका पुत्र होता है। और फिर अगला है, इसी ने ही सबसे पहले रजत सिक्कों का निर्माण कराया था। और एक फैक्ट और हम पहले ही बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चंडसेन चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये चीज़ आ सकता है कि किससे हमको पता चलता है कि जो है वो चंडसेन जो है, इसमें हमको पता चलता है चंद्रगुप्त फर्स्ट है। फिर हमें नाटक वज्जिका का नाटक कीर्ति कौमुदी, या फिर जो है समुद्रगुप्त का प्रशस्ति, आगे हम पढ़ाएंगे समुद्रगुप्त, अगला जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें समुद्रगुप्त ही हम पढ़ाएंगे। अभी हम चंद्रगुप्त प्रथम का ही जो है राजनीतिक इतिहास को लिए हैं, तो आगे समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद जो है स्कंदगुप्त, और जो है इसके चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर स्कंदगुप्त हम आगे चलेंगे। फिर जो हूणों का आक्रमण होगा जिससे कि हम पढ़ेंगे, तो ये लंबा इतिहास है गुप्तों का, और ये 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। साथियों इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो साथियों सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।